दोस्तों नमस्कार। आपने अखिलेश यादव को पढ़ना शुरू किया इस दौर में। अखिलेश यादव के मिजाज और उनके तेवर को समझना शुरू किया आपने। आज मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और जिस अंदाज में वो जवाब दे रहे थे वो लगता था जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। वो समझ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है और शायद उन्हें एहसास हो चला है कि मुख्यमंत्री वही होंगे और शपथ अब आने वाले दिनों में उन्हें ही लेनी है। तो क्या अखिलेश यादव परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर राजनीतिक जमीन वाकई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों की इतनी पुख्ता हो चली है कि सत्ता के सामने अब कोई दूसरी रुकावट बच नहीं रही है। यकीनन मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। मुजफ्फरनगर 2017 में अखिलेश यादव के पांव के नीचे से कैसे मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना के पलायन ने जमीन खींच ली थी और बीजेपी ने कैसे पूरी बिसात बिछा दी थी जीत की, उसने सिर्फ पश्चिमांचल और पूर्वांचल की सीटों के जरिए ही जतला दिया। पश्चिमांचल की 136 सीट, पूर्वांचल की 130 सीट, दोनों जगहों की मिलाइएगा तो 266 सीट। इन 266 में से 198 सीट 198 सीट तब बीजेपी ने जीत ली थी और अपने सहयोगियों के साथ जीत ली थी। उस दौर में बीजेपी थी, उनके साथ राजभर थे, उनके साथ अपना दल थे। इस दौर में समाजवादी पार्टी है, उनके साथ राजभर है और उनके साथ आरएलडी भी है। परिस्थितियां समीकरण के आश्रय पलट रही है और शायद 2017 को नए सिरे से दोहराने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों क्या तैयार हो चला है। क्योंकि उस वक्त अगर तकरीबन 200 सीटें 266 में से बीजेपी को मिली थी तो क्या वाकई ऐसी स्थिति बन रही है जहां पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी की 266 में से तकरीबन 200 के लगभग सीट समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों को मिल जाएगी? कहना मुश्किल है। लेकिन अखिलेश यादव के तेवर और अखिलेश यादव के संवाद और वादे और गवर्नेंस संभालने के बाद क्या क्या निर्णय लेंगे उससे एक सुगबुगाहट हो सकती है। लेकिन हमें लगता है कि आज आपको हम पूर्वांचल लिए चलते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों के जरिए पूर्वांचल में जो बिसात बिछानी शुरू की है वह किसी अभेद किले की तरह है। और जो परसेप्शन उत्तर प्रदेश के भीतर है उसमें बीजेपी के ठीक सामने कोई दूसरी नहीं समाजवादी पार्टी ही आकर खड़ी हुई है और यह एक ऐसे मुकाबले की दिशा में उत्तर प्रदेश बढ़ चला है जिसके बाद आपको कोई तीसरी पॉलिटिकल पार्टी दिखाई नहीं देगी। यानी मुकाबला सीधा है, मुकाबला कांटे का है या नहीं है, यह जरा आज पूर्वांचल के समीकरणों को परखने के बाद तय कीजिएगा। पूर्वांचल में 130 सीटें आती हैं। इन सीटों को लेकर जो उम्मीदवारों का चयन किया गया है जरा पहले उस पर एक नजर डाल लीजिए, उसके बाद उसके समीकरणों पर आएंगे। क्योंकि आजमगढ़ में की 10 सीटें 2017 में अगर याद कीजिएगा तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। उन 5 सीटों में से 4 एमएलएस को रिपीट किया गया, जिसमें एक अलम बद्दी है, एक संग्राम यादव है, एक नफीस अहमद है, एक दुर्गा प्रसाद यादव है। इसके अलावे फूलपुर पवई से रमाकांत यादव को टिकट दिया गया और जो पूर्व बीजेपी नेता सुखदेव राजभर के बेटे हैं कमलकांत राजभर, उनको दीदारगंज से सीट दिया गया। बेचई सरोज को लालगंज से सीट दी गई। ये एक बेसिक चीज समझते चले जाइए। अंबेडकर नगर माना जाता था कि बीएसपी का एक लिहाज से वो पारंपरिक गढ़ रहा है। जो बिसात अपने तौर पर बिछाने की कोशिश की जा रही है वह ओबीसी के नेता लालजी वर्मा कटहरी से समाजवादी पार्टी टिकट देती है। अकबरपुर से अचल राजभर को टिकट देती है, जो कि वरिष्ठ, याद कीजिए, जो जाटव नेता हैं, पूर्व पार्लियामेंट्री रह चुके हैं, त्रिभुवन दत्त, उनको आलापुर से टिकट दी जाती है। बीएसपी के सांसद रहे हुए रितेश पांडे के जो पिता हैं राकेश पांडे, वह खुद भी अपने तौर पर सांसद रह चुके हैं, उनको जलालपुर से उतारा गया है। यह एक लिहाज से उस इलाके में प्रमुख ब्राह्मण चेहरा है। मऊ के घोसी से दारा सिंह चौहान जो एक वक्त बीएसपी में थे, फिर बीजेपी में आ गए और इस बार वहां से निकलकर समाजवादी पार्टी में आ गए। पहले ये मधुबन से आए थे, इस बार इनको घोसी से उतारा गया है। चिल्लूपार में विनय शंकर तिवारी कौन है? हम पूर्वांचल का जिक्र आपसे कर रहे हैं, ये गोरखपुर का इलाका है।
हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। हरिशंकर तिवारी की पहचान उस इलाके में सबसे दबंग ब्राह्मण नेता के तौर पर रही है। उनके बेटे विनय शंकर तिवारी इस बार बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। यानी इलाके में अगर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की परिस्थितियां बनती है तो लाभ किसे होगा? ओबीसी वोट जिसके साथ जुड़ेगा, मुसलमान वोट जिसके साथ जुड़ेगा, उसको लाभ होगा। तो यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर बीजेपी अपनी ही सोशल इंजीनियरिंग और जातीय समीकरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मात खा रही है, जहां पर उसने 130 सीटों में से पिछली बार 87 सीटें खुद जीती थी, अपने बूते जीती थी। सहयोगियों को अलग मिली थी, 87 सीट्स इन्हें मिली थी। कैपरियागंज में इन्होंने भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री काजल निषाद को उतारा है। पिपराइच में अमरेंद्र निषाद को उतारा है। निषाद जो है ये दिग्गज, याद कीजिए, यह जो है दिग्गज जमुना प्रसाद निषाद के बेटे हैं, उनको उतारा गया है। इसी तरीके से जब आप परखना शुरू कीजिएगा, कुछ नाम और जिक्र कर देते हैं, तब हम ओवरऑल एनालिसिस आपको बताएंगे क्यों ऐसा लग रहा है कि पश्चिमांचल के बाद पूर्वांचल का अभेद किला भेद पाने में बीजेपी को मुश्किल होगी, या इन्होंने ऐसा अभेद किला बनाया है जहां पे अखिलेश यादव के तेवर बताने लगे हैं जैसे वह अब शपथ ले लेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यह राजनीतिक जमीन क्या पुख्ता हो चली है। जैसे देवरिया के पथरदेव से शंकर त्रिपाठी को, ब्राह्मण नेता है वहां के, उनको उतार दिया है। इटावा में माता प्रसाद पांडे जो पूर्व स्पीकर हैं उनको उतार दिया है। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में जो पूर्व सांसद होते थे दाऊद अहमद, उनको उतारा गया है। प्रयागराज में बीएसपी के एमएलए मुर्तजा सिद्दीकी को उतार दिया है। बाराबंकी की कुर्सी सीट पर राकेश वर्मा बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे हैं, उनको उतार दिया है। जौनपुर में के किरावट में तूफानी सरोज, यह भी पूर्व सांसद रह चुके, इनको उतारा गया है। गाजीपुर के जमनिया में प्रकाश सिंह हैं, तो प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी का नाम भी अब इन इलाकों में दे दिया गया है। सवाल कई निकल के आ रहे हैं। पहला सवाल यह आ रहा है कि हम जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो 2017 की परिस्थितियों को अगर आप अपने जहन में भी रखते हैं तो बीएसपी भी उस समय मौजूद थी। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति बनती चली जा रही है जहां पर अखिलेश के तेवर कड़े होते चले जा रहे हैं और इस अंदाज में सामने आ रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी सत्ता में आने वाली है। 5-6 कारण हैं, इसके भी 5-6 कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि बीएसपी और कांग्रेस कमजोर है, तो विकल्प कौन बचेगा? तो समाजवादी पार्टी बच रही है। समाजवादी पार्टी का अपना ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। यह अलग मसला है कि वो यादव केंद्रित ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब कई दरवाजे और खोल दिए गए हैं जिससे सिर्फ यादव बहुल दिखाई ना दे, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग जनपद में जिन्हें वहां का अध्यक्ष बनाया गया वह कमोवेश ओबीसी के दूसरी जातियों से जुड़े हुए हैं। कुछ जगहों पर ब्राह्मणों को भी जगह दी गई है, कुछ जगहों पर मुसलमानों को एक लिहाज से साइलेंट वे में मदद दी गई है। दूसरी बड़ी बात है कि योगी और अखिलेश, अगर इसके काउंटर में लोगों के भीतर आक्रोश उभरता है तो कौन चेहरा उभर रहा है? यकीनन अखिलेश यादव की एक पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि फिर वही सवाल है, बीएसपी और कांग्रेस गायब है। युवा कौन है, या युवाओं में लोकप्रियता का चेहरा अखिलेश यादव अपने साथ लेकर चल रहे हैं और युवाओं को लगातार जोड़ने का प्रयास करें। और ध्यान दीजिए, जब इलाहाबाद में लाठीचार्ज हुआ तो सबसे पहले बहुत एग्रेसिव वे में 2 ही लोग निकल कर आए। एक युवा के तौर पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी, दूसरी युवा के तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता। इनका एग्रेसिवनेस आज आंदोलन जब हो रहा है और बिहार तक बंद की परिस्थिति लाई गई है तो लगातार ये जगह जगह पर जो समाजवादी पार्टी है वो खुले तौर पर बता रही है। यहां पर देखिए, हर उस मुद्दे पर जहां पर उत्तर प्रदेश का वोटर परेशान है वहां पर केंद्र की दखल हो ही जाती है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे युवाओं का मसला हो। उसको लेकर भी दिल्ली में पीएमओ के भीतर बैठक बुला ली गई कि हम निर्णय लेंगे। यानी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ इस पूरे चित्र से गायब हो जाते हैं जहां पर यूपी के लोग सोचे कि उनके सामने कौन खड़ा है। तो जो खड़े हैं मोदी और योगी, उसके काउंटर में अखिलेश आकर खड़े हो जाते हैं, दूसरा कोई नेता बचता नहीं। अल्पसंख्यकों के बीच मौजूदा वक्त में सबसे पसंदीदा समाजवादी पार्टी है। यह कहने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जिस रूप में उनको खामोश किया गया, अब वो उनके भीतर का गुबार बार बार परिवर्तन की दिशा में देख रहा है और उसके लिए उसके भीतर माना यह जा रहा है कि इस बार फ्लोटिंग वोट जो है,
जो कि अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों में सबसे ज्यादा होता है, उनको भी समझाया जा रहा है आप वोट को फ्लोट मत कीजिएगा। फ्लोटिंग वोट का मतलब आखिरी मौके पर आप इसको या उसको शिफ्ट मत होइएगा, ध्येय रखिए क्लियर कट सामने, किसे वोट देना है और किसको परिवर्तन के साथ गद्दी पर बैठाना है। मसला सिर्फ जीतने भर का यहां नहीं है, यहां सत्ता परिवर्तन से अल्पसंख्यकों के वोट जुड़ रहे हैं। यह एक नई चीज है। अभी तक था जीतने वाला उम्मीदवार, अब है परिवर्तन वाला उम्मीदवार जो पूरी परिवर्तन की दिशा में सहयोग दे पाए। यह एक बड़ी बात है। एंटी इनकम्बेंसी जो हम जिक्र आपसे कर रहे हैं, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, कोविड के दौर की हेल्थ सेवा है, ठोक दो, इनकाउंटर, ये सारी चीजें ये अपनी जगह पर है। अब यहां पर दूसरी बात सवाल है कि पूर्वांचल में परिस्थितियों में मायावती की मौजूदगी हमेशा से रही है। मायावती 12 से 14% उनका अपना वोट बैंक है और बाकी समीकरण के आश्रय, वह समीकरण जो इससे पहले नजर आता था वह जाति और धार्मिक समीकरण दोनों चलते थे। जब जब धार्मिक समीकरण की आग या उसकी लौ को बीजेपी जगाती थी तो उसका कुछ लाभ समाजवादी पार्टी से वोट कटकर मायावती को मिल जाता था, कुछ वोट अपने तौर पर जातीय समीकरण में मायावती के पक्ष में आ जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो मोटी लकीर इस बार खिंच रही है वह परिवर्तन की दिशा में अगर जाएगी तो विकल्प का चेहरा लिए हुए मायावती आपको नजर नहीं आएगी। या मायावती को लेकर जो परसेप्शन है उसमें दो ही परसेप्शन है, एक उनका अपना वोट बैंक कोई डिगा नहीं सकता है, दूसरा परसेप्शन उसका लाभ बीजेपी को मिल जाएगा। यह खतरनाक परिस्थिति मायावती के साथ जुड़ गई है। इस परसेप्शन को वो तोड़ पाए तो बड़ी बात है, ना तोड़ पाए तो उनके लिए मुश्किल का सवाल है। अब यहां से आइए कि पूर्वांचल की जो 27 सुरक्षित सीटें हैं, उन 27 सुरक्षित सीटों में क्या चीजें उलटने वाली हैं। क्योंकि देखिए 27 सुरक्षित सीट जरूर है, लेकिन पिछली बार बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इन 27 में से जो 4 सीट बीएसपी ने जीती थी यानी मायावती ने जीती थी, वह अजगारा, बांसगांव, कोराउन और मंझनपुर थी। उसके अलावे 3 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी जीत पाई थी, मेहनगर, मछली शहर और सैदपुर। लेकिन 2012 में आइएगा तो बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, खागा की सीट। लेकिन 2017 में उसने 17 सीटें जीती। उसके अलावे 6 सीट उनके सहयोगियों ने जीती, यानी 27 में से 23 सीट बीजेपी गठबंधन को थी, 3 अपना दल और 3 सीट एसबीएसपी ने जीती थी। यह मैसेज है कि शिफ्ट हो रहे हैं जातीय समीकरण। यह मैसेज है कि पहली बार सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश को देखने की परिस्थिति में वोटर तैयार हो रहा है, यानी त्रिकोणीय चौकोणीय मुकाबले की दिशा में वोटर नहीं जाना चाहता है। और उसी को ध्यान में रखकर अगर जो हम कैंडिडेट्स का जिक्र कर रहे थे कि कैसे कैसे कैंडिडेट्स को खड़ा किया जा रहा है, उसमें ध्यान दीजिए पिछली बार जब आप आएंगे तो जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो राजभर की है वो 2017 में रामकोना, जरखाइन और अजगारा में इन 3 सीटों पर जीती थी। ये शिफ्ट हो गई, आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के साथ है। अपना दल को उस दौर में याद कीजिएगा तो दुगधी, चानबे और सोराउन की सीट जो थी वह अपना दल के पास आई थी। उसके भरोसे अपने तौर पर कहीं बड़ा दाव इस बार लगाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। उसे समझ में आ रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी उसके प्रति है, निषाद और अपना दल को लेकर नहीं है। तो क्या वह स्थिति अनुकूल हो पाएगी, यह दूसरा सवाल है। इन इलाकों में कुछ सीट अल्पसंख्यक बहुल के तौर पर भी आती है, जैसे टांडा की सीट है जो अंबेडकर नगर की सीट है, या बहराइच है, या मऊ है, या फिर संत कबीर नगर की खलीलाबाद की सीट है। इन जगहों पर भी जो उम्मीदवारों का चयन किया गया है वह पहली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी टकरा नहीं रहे। समाजवादी पार्टी चाहती है कि हर जगह टकराते हुए सामने बीजेपी दिखाई दे, और बीजेपी चाहती है कि हर जगह टकराते हुए बीएसपी समाजवादी पार्टी के सामने खड़ी नजर आ जाए उम्मीदवारों के चयन से। यह स्थिति बतलाती है कि अखिलेश यादव इन परिस्थितियों को समझ चुके हैं। और शायद इसीलिए जब हम इन इलाकों में जाना शुरू करें तो ध्यान दीजिए कि गोरखपुर में अभी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, और गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से भी अभी खड़ा नहीं किया, लेकिन बाकी जो 7 सीटें हैं उसमें उन्होंने खड़ा कर दिया है। चाहे गोरखपुर ग्रामीण में देखिए विजय बहादुर पूर्व एमएलए रहे हुए हैं, चिल्लूपार में हमने विनय तिवारी का जिक्र किया, कैपरीगंज में अभिनेत्री काजल निषाद का जिक्र किया, पिपराइच में अमरिंदर निषाद है, सहजनपुर में यशपाल रावत है, बांसगांव में संजय कुमार हैं, खजनी में रूपावती है। जब आप जातियों के समीकरण को देखेंगे तो एक नई चीज आपको नजर आएगी। यह बात बार बार कही जाती है कि
माइनस यादव बीजेपी चलती है ओबीसी को लेकर, और माइनस जाटव चलती है वह अपने तौर पर किसी भी हालत में दलितों को लेकर। हमने जब लिस्ट देखनी शुरू की, आज जिन 91 सीटों का ऐलान किया गया बीजेपी के द्वारा, तो उसमें जब हमने सीटें परखनी शुरू की तो पहली बार नजर आया कि 3 यादव को भी टिकट दिया है बीजेपी ने। तो क्या वो 3 यादव को इसलिए दिया गया है कि वो तीनों गंवा दें, या उन 3 यादव को मैसेज के साथ दिया गया है कि हम यादवों के खिलाफ नहीं हैं? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि पूर्वांचल की परिस्थिति में जब आप एक एक चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो वहाँ 2-3 चीज़ें बहुत साफ नज़र आती है। खासतौर से वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, और वाराणसी मंडल में जब आप आते हैं तो उसके हिस्से में 4 जिले आते हैं, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी। बीजेपी यहाँ पिछली बार 28 में से 23 सीटें जीत गई थी, लेकिन उससे पहले कभी भी वह 5 सीट से ज्यादा भी नहीं जीत पाई। वाराणसी मंडल का हम जिक्र कर रहे हैं। सिर्फ बनारस का अगर आप जिक्र करेंगे तो बनारस में बीजेपी का प्रभाव रहा है, इससे कतई इनकार नहीं है, लेकिन बनारस के साथ साथ गोरखपुर, अब दोनों को जोड़ के आपको चलना होगा। बनारस में 2012 में बीजेपी 3 सीट जीत पाई थी, वो तीनों बनारस से जुड़ी हुई थी, बनारस उत्तर, बनारस दक्षिण, बनारस कैंटोनमेंट। लेकिन 2017 में वो इन 3 सीटों पर तो जीतती हैं, रोहनिया और शिवपुरा की सीट भी जीत जाती है, यानी 5 सीट जीतती है बनारस में। 7 में से 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास जाती है और 1 सीट अपना दल के पास आती है। सवाल पहली बार ये निकल कर आ रहा है कि क्या 2017 की परिस्थितियां अगर बनारस में नहीं चल पा रही हैं तो क्यों ये 2012 की परिस्थितियों में स्थिति लाकर खड़ा कर रही है, या फिर बिल्कुल नए जातीय समीकरण में एंटी इनकम्बेंसी का असर बनारस तक में दिखाई देगा क्या? यह सवाल इसलिए है क्योंकि अजगारा, शिवपुर, सेवापुरी और रोहनिया ही नहीं, बल्कि बनारस शहर के भीतर कैंटोनमेंट और दक्षिणी बनारस के भीतर भी बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल है। एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिए, पूर्वांचल की 18 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी पिछले चुनाव में, और 54 सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। बीएसपी 35 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। जो नई प्रक्रिया निकल कर आ रही है इस पूरी प्रोसेस में, उसमें बीएसपी की 35 सीट और बीजेपी की जो 18 सीट है, जहां वो 2 नंबर की थी, यानी दोनों दूसरे नंबर पर थी, इन दोनों को मिलाएगा तो लगभग 50 सीट हो जाती है। इन 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व खुले तौर पर तमाम समीकरणों के साथ नजर आ रहा है। तो यह संदेश क्या है? पहला संदेश तो यह है कि पूर्वांचल में योगी और मोदी दोनों की घेराबंदी उम्मीदवारों के जरिए, जातीय समीकरण के आसरे, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर और परसेप्शन में खुद को खड़ा करके अपने तौर पर बहुत अभेद किला बनाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है। जब जैसे ही वहां का जिक्र होता है पूर्वांचल में, उसमें एक जगह आजमगढ़ का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजमगढ़ में बीजेपी कभी भी बहुत सीटें जीत नहीं पाई। 21 में से पिछली बार मैक्सिमम उसने जीते थी 9 सीटें। वहां पर समाजवादी पार्टी भी जीत पाई है, वहां पर बीएसपी भी जीत पाई है, लेकिन उस आजमगढ़ के भीतर में जो आजमगढ़, मऊ, बलिया जो मंडल में जब आप निकल कर आइएगा और उन सीटों पर परखना शुरू कीजिएगा तो वहां 3 चीजें आपको नई नजर आ रही है। आजमगढ़ से इसलिए अखिलेश यादव शिफ्ट हुए क्योंकि वहां के जातीय समीकरण में अखिलेश यादव की मौजूदगी जो थी, उस इलाके के यादव माइनस ओबीसी में बीजेपी के हक में चली जाती चीजें। वहां पर अखिलेश यादव का ना रहना ओबीसी को कलेक्ट कर रहा है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य के तौर पर हो या किसी दूसरे ओबीसी नेता के तौर पर, जो कि बीएसपी से बीजेपी होते हुए समाजवादी पार्टी तक पहुंचे, उसमें नजर आ रहा है। यानी यादव का प्रभाव किसी भी हालत में आजमगढ़ या पूर्वी उत्तर प्रदेश में ना पड़े, इसके लिए जो बिसात बिछाई गई है उसके दायरे में कुशीनगर भी आता है और देवरिया भी आता है और गोरखपुर भी आता है। अब यहां पर जो आखिरी सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है, क्या वाकई ऐसी स्थिति बन रही है कि गोरखपुर मंडल के भीतर में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया, जहां पे 28 में से 23 सीटें बीजेपी ने जीती थी, उनके लिए उन्हीं जगहों पर मुश्किल होने वाली है क्या? क्योंकि ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, ओबीसी प्लस दलित
और मुस्लिम अपने तौर पर। अगर यह परिस्थिति बन रही है जो हम लोग देख पा रहे हैं, इसकी तुलना थोड़ी देर के लिए आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट और मुस्लिम उम्मीदवारों के एक वोटरों के एक साथ आना और उसमें यादवों का 7% मिल जाना जो 50% के ऊपर ले जाता है। क्या यह ऐसी परिस्थिति बन रही है? क्योंकि 2017 में जब मोटी लकीर बीजेपी ने वहां खींची थी, उसमें डेवलपमेंट शब्द नहीं था, उसमें विकास शब्द उस रूप में नहीं था। केंद्र की कुछ योजनाओं का जिक्र गाहे बगाहे प्रधानमंत्री ने भी किया, उसमें एक ग्लैमर था, लार्जर देन लाइफ नरेंद्र मोदी की प्रतीकात्मक तस्वीर थी। और अपने तौर पर योगी आदित्यनाथ की पहचान अगर उस इलाके में भी अगर आप देखना शुरू करें तो हम ये भी परख रहे थे कि आखिर गोरखपुर के भीतर का सच क्या है। गोरखपुर की जगह में भी अगर आप ध्यान दीजिए, 2017 में सिर्फ जो 9 सीटें हैं गोरखपुर की, उसमें से 8 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर अपने बूते वहां के सांसद रहे हुए हैं तो बीजेपी इससे पहले 2012 में सिर्फ 3 सीट पर क्यों जीत पाई, वह भी गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण और सहजनवा की सीट। ज्यादा सीटों पर क्यों नहीं जीत पाई? यानी गोरखपुर में भी योगी आदित्यनाथ का घेरा जो है वह एक छोटा है। मुख्यमंत्री ने बनने के बाद उनका औरा बड़ा हुआ है, लेकिन वह योगी के ढांचे से निकलकर ठाकुर के ढांचे में आकर ढल गया है, जिससे वहां के ब्राह्मणों को भी मुश्किल है। और जब हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी जो बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ आकर खड़े हो गए हैं, कमलापति त्रिपाठी के जो पोते हैं इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की हुई है, वह भी पूर्वांचल के इलाके के हैं, तो ध्यान दीजिए सारी चीजें कहां सिमट रही है। और यह परिस्थिति खतरे की घंटी है। पूर्वांचल और पश्चिमांचल का एक साथ आ जाना यह इस बात की दिशा में ले जा रहा है कि इन 286 सीटों में से, क्योंकि कुछ और जैसे महाराजगंज की सीट का जिक्र भी जो गोरखपुर मंडल के भीतर आता है, हमें लगता है ये करना चाहिए। ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के ऊपर बीजेपी ने फरेंदा, सिसवा, महाराजगंज और पनियारा की सीट जो है इस पे 2017 में कब्जा किया था। लेकिन जब आप जातियों के समीकरण के आश्रय जोड़ना शुरू कीजिएगा तो फरेंदा की सीट के अलावे आपके सामने कोई दूसरी सीट नजर नहीं आएगी जहां पर आप ये कहेंगे कि अच्छा ऐसी स्थिति बन रही है कि बीजेपी को यहां पर मुश्किल हो जाएगी। यह स्थिति बन रही है। 3 सवाल आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला सवाल ये, जिस सोशल इंजीनियरिंग और जातीय समीकरण के आश्रय बीजेपी ने कार्ड 2017 में खेला था, वह पूरा कार्ड शिफ्ट हो गया है समाजवादी पार्टी के हिस्से में। पहली बात यह। दूसरी बड़ी बात, जो एंटी इनकम्बेंसी को रोकने की कोशिश 2017 की परिस्थितियों से पहले की स्थिति को लाकर रखने का जो प्रयास था, वह जमीन मजबूत बीजेपी के लिए हो नहीं पा रही है। और तीसरी बड़ी बात जो है, जो सबसे बड़ी और मुख्य बात है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी और कांग्रेस उस रेस से बाहर हो चले हैं जिस रेस में उन्हें खड़े होना था। और बीजेपी चाहती थी कि वो खड़े होकर दिखाई दे, जिससे समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों उनके खिलाफ दिखाई दे। वो सारी चीजें सिमटकर समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ गई है। और आखिरी बात जो हम जिक्र कर रहे थे, हमने नाम नहीं बताया, 3 यादवों, आज जो 91 सीटों का ऐलान किया गया उसमें ध्यान दीजिए, समीकरण देखिए। ओबीसी को 23 सीट दी गई, ठाकुरों को 21 सीट दी गई, ब्राह्मणों को 21 सीट दी गई, शेड्यूल कास्ट को 22 सीट दी गई, कायस्थ और भूमियार को 2-2 सीट दी गई। लेकिन 3 यादवों का हमने जिक्र किया था जिसको बीजेपी ने टिकट दिया है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। फैजाबाद के रुदौली से रामचंद्र यादव, आजमगढ़ के निजामाबाद से मनोज यादव, बलिया के सिकंदरपुर से संजय यादव। बीजेपी समझ रही है माइनस जाटव माइनस यादव का खेल उसके लिए महंगा साबित होगा, क्योंकि कमोवेश हर समुदाय के भीतर की परेशानियां ही अगर वही है तो फिर आप कैसे जातीय समीकरण के आश्रय सोशल इंजीनियरिंग और सबका साथ और सबका विकास का जिक्र कर पाएंगे। और उसके भीतर का सच भी यह है कि जब उत्तर प्रदेश का 19% मुसलमान बिल्कुल हाशिए पर है, जो पूर्वांचल और पश्चिमांचल में जिसकी तादाद अच्छी खासी है, और इस पूरी प्रक्रिया में इस इलाके में रहने वाले बुनकरों की स्थिति इतनी दयनीय है, वो कहां जाएं। 5 लाख से ज्यादा बुनकर तो सिर्फ बनारस में है। 1 करोड़ के लगभग
बुनकरों की तादाद उत्तर प्रदेश में, और वो पूरा इलाका जो है पूरा भरा, उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। किसी ने कभी ध्यान दिया नहीं। तो पश्चिमांचल की जो हवा किसान और जाट से निकलेगी, पूर्वांचल तक पहुंचते पहुंचते वह एक ऐसे जातीय समीकरण के लपेटे में बीजेपी को लेकर आ रही है जिस लपेटे में 2017 में उसने सबको ले लिया था। तो स्थिति वही रहेगी, पार्टियां बदल जाएंगी, और शायद इसीलिए अब ध्यान दीजिएगा, अखिलेश यादव जहां जहां गुस्से में आते हैं, जहां जहां गवर्नेंस का जिक्र करते हैं, जहां जहां सत्ता में आने के बाद क्या कुछ कर देंगे इसका ऐलान कुछ इस तरीके से करते हैं जैसे कल ही शपथ लेने वाले हैं। तो फिर एक बार सोचिएगा, ये परसेप्शन की लड़ाई है या बीजेपी की कमजोर हो चुकी राजनीतिक जमीन या समाजवादी पार्टी के गठबंधन की मजबूत जमीन का ये असर है। ये तय आप कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।